हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड पेवर। आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं दो वर्ड्स में, उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो जो दूरी होती है वो जो टोटल जो पाथ की लंबाई होती है, हमारे मार्ग की लंबाई होती है, उसको हम दूरी कहते हैं। यानी कि मार्ग की लंबाई, जितना भी हम चले हैं, जितनी लंबाई हमने तय की है, वो दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जो प्रारंभिक व अंतिम जो बिंदु है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, उनके बीच की दूरी। जैसे ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट पे गया, ठीक है, फिर वो सी पॉइंट पे गया, तो अब इसने यहाँ की डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर थी, यहाँ की 4 किलोमीटर, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की? तो 2 + 4 जो 6 किलोमीटर है वो उसकी दूरी हो गई। अब इसमें विस्थापन, तो पहला बिंदु यानी कि वहाँ उसने यहाँ से चलना शुरू किया था ए से, और लास्ट उसने यहाँ पर एंड किया, तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है विस्थापन। तो ये भी 6 ही होगी इसमें। लेकिन अब देख, तो इसमें विस्थापन भी वही होगा और दूरी भी सेम होगी। लेकिन जो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट पर गया, यहाँ की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और फिर बी से वो इस डायरेक्शन में सी पॉइंट पे गया जहाँ की डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी, ठीक है। तो दूरी अगर हम इसमें देखेंगे तो उसने कुल कितनी लंबाई तय की है, कितनी लंबा चला है वो, तो 2 किलोमीटर इधर चला और 4 इधर चला, तो दूरी उसकी हो जाएगी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन उसका कितना होगा? मैंने बताया कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम जहाँ पर पहुँचता है उनके बीच की दूरी होती है। तो प्रारंभिक तो ये हो गया, यहाँ से उसने शुरू किया था और पहुँचा वो यहाँ, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो हो जाएगा उसका विस्थापन। इन दोनों के बीच की दूरी उसका विस्थापन हो जाएगा। इसको मैक्स मान लें, जो भी इसकी डिस्टेंस होगी वो, ठीक है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो विस्थापन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो प्रारंभिक यहाँ से हम चले थे और अंतिम ये हो गया, ठीक है। अब इसी से एक बात और प्रूफ होती है कि जो दूरी होती है वो अदिश होती है, उसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, आप किधर भी जाओ। जैसे हम 2 किलोमीटर इधर गए, फिर इधर गए, वो सेम ही रही, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो सेम रही, 6 किलोमीटर्स, इस केस में भी और इस केस के में भी। लेकिन जो विस्थापन था वो चेंज हो गया। तो इससे प्रूफ होता है कि विस्थापन क्या है? सदिश। यानी कि उसको फ़र्क पड़ेगा, अगर वो अपनी दिशा चेंज करेगा तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो पहले इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश है। वो किसी भी दिशा में चली जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन विस्थापन चेंज हो सकता है। दूरी जो होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये कभी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? कोई व्यक्ति ए से बी गया और फिर बी से ए पे लौट आया, ठीक है। ए से बी गया और फिर बी से ए लौट आया, मतलब उसी जगह पे लौट आया, तो उसका विस्थापन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो कुछ नहीं है, शून्य है। तो विस्थापन तो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो अगर वो यहाँ पे 1 किलोमीटर गया होगा और उतना ही वो वापस आ गया, तो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर, क्योंकि एक गया और एक वापस आया, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई। इसका भी जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसका भी मीटर होता है। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। कैसे? इस पॉइंट से ये P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। यहाँ पर कोई गया, ठीक है। अब उसने मान लो यहाँ पर 4 किलोमीटर वो गया होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर वो यहाँ से
कोई इसके आगे P के आगे कोई पॉइंट C था वो यहाँ पर आ गया, ठीक। और P से C की जो डिस्टेंस है वो हो गई 1 किलोमीटर, मान लो हमने माना है कि जो P से C की डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हम दूरी की बात करें तो 4 वो गया, फिर यहाँ तक 4 वापस आया हुआ, यानी कि 8 हो गई, और 8 वो फिर वो 8 चल के फिर वो 1 किलोमीटर और आया, 9 हो गई। दूरी तो 9 किलोमीटर हो गई, लेकिन विस्थापन क्या होगा, क्योंकि दूरी अदिश है, उसको दिशा से मतलब नहीं है, तो विस्थापन को देखते हैं। तो विस्थापन क्या हुआ, यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, 1 किलोमीटर, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है विस्थापन। उसने कितनी डिस्टेंस तय की हमें मतलब नहीं, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम के बीच की क्या दूरी रही वही हमें मतलब है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस, अगर हम इसकी दिशा देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने ये जो यहाँ से यहाँ वाली डायरेक्शन ऐसे हमने इसको पॉजिटिव लिया है, तो अगर वो उल्टा चल के आएगा तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ये वेक्टर है यानी कि सदिश है। अगर दिशा चेंज हो जाती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आ जाता है उसमें। अगर एक दिशा हमने पॉजिटिव ली है तो दूसरी अगर उल्टा लौट के आएंगे उसके अपोजिट तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो ये विस्थापन होता है उसको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेक्टर S, ठीक है, विस्थापन को। और क्योंकि ये सदिश अदिश है तो इसको हम ऐसे ही D, सिंपल D से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अदिश है। विस्थापन सदिश होता है, जो भी सदिश राशियाँ होती हैं उनको ऊपर वेक्टर लगा के डिनोट करते हैं, ठीक। बंद करो। अब देखते हैं चाल और वेग में अंतर। तो चाल जो होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगी, D/T, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, दूरी अदिश होती है तो चाल भी क्या होगी, अदिश। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग क्या होता है, जो हमने विस्थापन तय किया, यानी कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम दूरी कहते हैं। तो v को हम कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर S/T। इसको भी v से ही डिनोट करते हैं और इसको भी, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि ये एक सदिश राशि है, ठीक है। ये एक सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि ये अदिश है इसमें वेक्टर नहीं लगाते। जो वेग होता है क्योंकि वो विस्थापन से संबंधित है, विस्थापन सदिश होता है इसीलिए वेग भी सदिश होता है। दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। जो विस्थापन तय करेगा वो एकांक समय में वो उसका वेग होगा, और जो वो दूरी तय करेगा एकांक समय में वो उसकी चाल होगी। ये अदिश होती है, वेग सदिश होता है, दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। ये चालू अब देखेंगे एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। तो अगर कोई कार है या फिर कोई व्हीकल है वो सेम स्पीड से चलता चला जा रहा है, उसकी स्पीड या उसका जो चाल है, वेग है, वो नहीं बदल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वो एक समान गति में है, ठीक है। असमान गति में क्या होता है कि वो चाल कभी ज़्यादा मतलब स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कभी कम कर रहा है, तो कम ज़्यादा होती रहती है, तो वो असमान होती है। अगर एक स्पीड से चल रहा है तो वो एक समान गति कर रहा है, और अगर स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो असमान गति कर रहा है। तो ये हुई एक समान और असमान गति के बाद। अब देखते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल होती है किसी भी वस्तु द्वारा जो कुल दूरी तय की जाती है। मान लो A से B पॉइंट पे जाने में उसने D1 डिस्टेंस तय किया, ठीक है। B से C तक जाने में उसने D2 डिस्टेंस, और C से D किसी भी डायरेक्शन में जाने में D3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। D1 जाने में इसको T1 टाइम लगा, D2 जाने में T2 और D3 इसको जाने में T3 टाइम लगा। तो जो औसत चाल होगी वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस T3 सारी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, और प्लस अपॉन में टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हो गई औसत चाल। अब आता है औसत वेग। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्योंकि वेग तो विस्थापन से संबंधित है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन
T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो ये औसत चाल हुई और ये औसत वेग हुआ। अब देखेंगे त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जो होता है वो जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेग में जो परिवर्तन होता है, तो वेग और टाइम को उसके अनुपात को हम बोलते हैं त्वरण। यानी कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। अगर कोई कार अपनी स्पीड चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो जो स्पीड में चेंज और टाइम में जो उसका रिलेशन होगा उसी को हम त्वरण बोलते हैं। तो मान लो कोई कार जो है वो उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, और अंतिम वेग v है। यानी कि उसने u वेग से चलना शुरू किया था, फिर वो उसने बढ़ाया अपना वेग, तो v वेग पे पहुंच गई वो, ठीक है। t टाइम में उसने ये सब किया है। तो जो त्वरण होगा, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, तो त्वरण हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और उस समय के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो त्वरण कहलाता है, ठीक है। त्वरण को इसीलिए बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब ये होता है कि हम t से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये त्वरण हुआ। अब त्वरण जान गए हम v माइनस यू अपॉन टी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब त्वरण के जैसा ही होता है मंदन। मंदन जो होता है वो बेसिकली जो ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी कि जो नेगेटिव a होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसको हम मंदन कहते हैं। जैसे कोई कार चल रही है और वो रुक गई, ठीक है, वो किसी स्पीड से चल रही थी, फिर वो रुक गई। मान लो जो कार चल रही थी उसकी स्पीड तब v होगी और वो रुक गई, ठीक है, तो स्पीड तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी ना। जैसे u जो है, जब कार चल रही थी तो जो u वेग से चल रही थी, ठीक है, और जब वो रुक गई तो मतलब उसका वेग तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब वो रुकने के लिए अपना वेग कम करेगी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत तेज़ स्पीड से जा रही है और एकदम से रुक जाएगी, वो स्पीड कम करके ही रुकेगी। तो जो स्पीड कम हो जाती है और पहली स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव में आता है, क्योंकि जो अंतिम वेग हो जाता है वो कम हो जाता है और जो पहले वो चल रही थी वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो निगेटिव वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये भी v माइनस यू ही होता है, लेकिन बस ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो कम आती है, मतलब नेगेटिव में आती है। तो ये जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आती है, तो इसको हम बोलते हैं मंदन, ठीक है।